हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ क्लास 12 के एक नए टॉपिक को लेकर के। और ये टॉपिक होगा हमारा स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो मेमोराइजेबल टाइप का टॉपिक है, जिसको आपको रिमेंबर रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना एक पैटर्न के सीरीज़ में, चूँकि ये सारा वीडियो सीरीज जो होगा वो पैटर्न के रूप में ही होगा, जो एक एक करके आपके सामने मैं लाता रहूँगा। ओके, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं फूड, ह्यूमन जो है, ह्यूमन का फूड क्या है। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन के फूड को देखते हैं तो ह्यूमन के फूड या तो प्लांट सोर्स से आते हैं या फिर एनिमल सोर्स से आते हैं। ये दो बेसिक सोर्स हैं ह्यूमन के फूड का। या तो हमारा फूड जो है वो प्लांट सोर्स से आता है या फिर एनिमल सोर्स से आता है। अब जब प्लांट और एनिमल सोर्स से हमको फूड मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इस पर फोकस करें, हम लोग इसको इन्हेंस करें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ फूड बढ़ रहा है, जबकि स्पेसेज जो है फूड प्रोडक्शन के स्पेसेज लिमिटेड हैं। स्पेसेज हमारे साथ चारों तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इवन उसमें इंटरफेयर भी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम क्या करें, लिमिटेड स्पेस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड का प्रोडक्शन करें, जिससे हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल सके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। तो जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन का फूड जो है वो या तो प्लांट सोर्स से आता है या फिर एनिमल सोर्स से आता है। नाउ इससे रिलेटेड एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है एक्चुअली में, ये प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों के सोर्स का जब हम रियरिंग करते हैं, एक्चुअली एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। क्या बोलेंगे? द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड animals as well as plant for what? Human welfare, है ना। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जब हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं भाई, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या प्लांट को रियर करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर को बेसिकली हम कहें तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हम इसको बांट सकते हैं। देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। जबकि दूसरे का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एग्रोनॉमी। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, तो एनिमल फूड से रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली में एनिमल के रियरिंग से रिलेटेड टर्म है, एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल वे में कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग एंड रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ rearing, breeding and raising of
डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का जब हम रियरिंग करते हैं, उसका ब्रीडिंग करते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, उसको रेज्ड करते हैं, किसके लिए? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो फॉर ह्यूमन रिक्वायरमेंट, है ना। ह्यूमन रिक्वायरमेंट के लिए जब हम ये काम करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। उसी तरह से अगर हम लोग एग्रोनॉमी को देखें तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नीडेड प्लांट, है ना। जिस प्लांट की ज़रूरत है जब हम उसका कल्टीवेशन करते हैं लार्ज स्केल पे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। इससे रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे वर्क्स जो होते हैं वो एग्रोनॉमी में आते हैं। सिंपल वे में अगर आप समझो तो एनिमल हस्बेंड्री एनिमल से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, एग्रोनॉमी में हम लोग प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट बात ये होता है, चूंकि हम लोग का पहला टॉपिक ये है एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री को अगर मैं बताऊं तो व्हाट आर द वेरियस पर्पस फॉर रियरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को हम लोग क्यों रियर करते हैं, है ना। एनिमल सोर्स जो है फूड का, उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग को एनिमल से मिलते हैं। तो हम लोग क्यों रियर करते हैं? तो रियर करने का वजह क्या होता है? तो देखिए एनिमल सोर्स जो होता है उससे क्या मिलता है हमको? तो हमको मिलता है मिल्क, और जो एनिमल इससे रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे माइल्ड एनिमल्स। मिल्क वाले को क्या बोलेंगे? माइल्ड एनिमल्स। जैसे इसमें क्या आएगा भाई? तो इसमें काऊ आएगा, इसमें बेसिकली बफेलो आएगा, है ना। बेसिकली यही दोनों आते हैं, और भी एनिमल्स आते हैं लेकिन बेसिकली यही आते हैं, ठीक। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज एग प्रोडक्शन हमारा होता है। तो एग प्रोडक्शन में कौन आते हैं? जैसे चिकन आता है, एग प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे लेयर बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। उसी तरह से हमको क्या मिलेगा? तो मीट के लिए मिलेगा। मीट के लिए हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं, है ना। फाइबर के लिए हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं, ऊल वगैरह हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिप से, है ना। तो फाइबर का प्रोडक्शन के लिए, इवन हम लोग लेदर के लिए हम लोग एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं, है ना। आप जनरल वे में देखोगे तो फंक्शन के लिए, वर्क के लिए भी हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर डिफरेंट वर्क कर सकते हैं आप। डिफरेंट वर्क में ऐसे उस टाइप के एनिमल को हम लोग बोलते हैं ड्राउट एनिमल्स, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जैसे बुलक कार्ट के लिए हम लोग क्या बुल का यूज़ करते हैं, हॉर्स का यूज़ किया जाता है आपको। तो ये सब क्या है? ड्राउट एनिमल्स कहलाते हैं। ओके, तो ये सब डिफरेंट टाइप के पर्पस हैं, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए हम लोग ये अलग अलग पर्पस में हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे जनरल वे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा है आपके लिए कि कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लाइव स्टॉक है, देखो ये सारे एनिमल जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? तो लाइव स्टॉक एक्चुअली में द ग्रुप ऑफ एनिमल्स फॉर द मीन्स ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो डोमेस्टिकेशन के लिए जो हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं ना, दैट ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज लाइव स्टॉक। तो अगर हम लोग वर्ल्ड लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लाइव स्टॉक की अगर बात करें तो ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए कि वर्ल्ड लाइव स्टॉक का लगभग 70% हिस्सा, वर्ल्ड लाइव स्टॉक का लगभग 70% हिस्सा जो है वो चाइना और इंडिया को मिला करके है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लाइव स्टॉक्स हैं उसका 70% हिस्सा चाइना और इंडिया में है।
जबकि प्रोडक्शन लेवल इस लेवल का नहीं है, प्रोडक्शन का लेवल ये लेवल नहीं है। अगर हम लोग इसका प्रोडक्शन लेवल देखते हैं, प्रोडक्शन लेवल ऑफ चाइना एंड इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं लाइव स्टॉक से, मतलब कि एनिमल सोर्स से, सो दैट इज ओनली 25%। तो आप देख रहे हो लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन 70%, जबकि उसका प्रोडक्शन लेवल सिर्फ 25%। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत ही कम है। ओके, तो इस प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस प्रोडक्शन लेवल को रेज करने की ज़रूरत है बाय द मॉडर्न व्यू, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को वेरियस टाइप के जो नीड्स हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ फूड और डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग को आसानी से मिल सके। ओके, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेयरी फूड के बारे में, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलेंगे डेयरी मैनेजमेंट। सिंपल वे में बोला जाता है डेयरी मैनेजमेंट। अब देखिए डेयरी मैनेजमेंट में जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं इससे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइल्ड एनिमल बोला जाता है उनको, है ना, उनको बोला जाता है माइल्ड एनिमल, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। और बेसिकली इसमें मैंने बताया या तो काऊ आते हैं या फिर बफेलो आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डेयरी मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखें तो ऐसा कहा जाता है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 2004 के बाद, आफ्टर 2004 इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक ना, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो सबसे टॉप रैंक पे आ गया आफ्टर 2004। वजह क्या थी? एक्चुअली में इसकी वजह थी, एक संस्था था दैट इज कॉल्ड NDRI, उसके एफर्ट की वजह से ऐसा हुआ, है ना। क्या नाम था? देखिए कुछ इम्पोर्टेंट संस्था जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आपको क्या हो गया, NDRI हो गया, आपको हो गया NDDB, आपको हो गया NDC। ये तीन बड़ा इम्पोर्टेंट संस्था है जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करती है, उससे रिलेटेड वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ओके, NDRI क्या हो गया, देखिए यहाँ पे N जितना भी है वो नेशनल है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है इसका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही है ये। वहीं पे फिर ये क्या हो गया भाई, NDDB क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या बोलेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बोलेंगे हम लोग। ये क्या है, NDC, तो नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन। देखिए ये तीन अलग अलग संस्था है जो तीनों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से इंडिया जो था वो सबसे टॉप पे है अभी मिल्क प्रोडक्शन में। इसके लिए एक रिवॉल्यूशन चलाया गया, इसके लिए एक प्रोसेस चलाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या नाम है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, या इसी का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक ना, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड एक्चुअली में मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि इन तीनों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से मिल्क के प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट किया गया इंडिया के अंदर, और यही वजह था कि इंडिया को अभी क्या है,
टॉप रैंक है सबसे मिल्क के प्रोडक्शन में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये बनता है कि इसको स्टार्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो इंडिया में इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज वर्गीस कुरियन। यही वो साइंटिस्ट थे, वी कुरियन, यही वो साइंटिस्ट थे जिनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक ना। तो इस तरह से मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। अब मिल्क के प्रोडक्शन को जब हम समझ रहे हैं तो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एनिमल है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड एनिमल्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि इसमें जनरली क्या मैंने बताया कि दो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एनिमल क्या हो गया, दैट इज काऊ, और एक हो गया क्या, बफेलो। ये दो एनिमल ऐसे हैं। अब देखिए काऊ और बफेलो को अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसके दो अलग अलग टाइप के ब्रीड्स हमारे सराउंडिंग्स में उपलब्ध हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स। क्या बोलेंगे? इंडिजिनस ब्रीड। कहने का मतलब ये इंडियन ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड, ओके। वहीं पे दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोटिक ब्रीड। और एक और क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रीड हो जाएगा, मतलब तीनों अलग, दोनों को मिला करके एक हो जाएगा क्रॉस ब्रीड। तो इस तीनों के डेटा को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डेटा आपके लिए, कि तीन अलग अलग वैरायटी के ब्रीड्स हमारे सराउंडिंग्स में उपलब्ध हैं। पहला हो गया इंडिजिनस ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑरिजिन है, इसका जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया है। तो इसमें क्या आता है, जैसे काऊ को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आ जाएगा आपको रेड सिंधी, है ना, इसी में आएगा साहीवाल, इसी में आएगा थारपारकर, इसमें आएगा साहीवाल, थारपारकर आएगा आपको, हेलिकर्स आता है, मालवी आता है, हेलिकर हो गया, मालवी हो गया, इसी कर देता हूं। सो दीज आर द वेरियस इंडिजियस ब्रीड ऑफ द काउ। अब अगर हम लोग देखते हैं बफेलो के इंडिजियस ब्रीड को, तो मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, मेशाना हो गया। क्या आता है? मुर्रा, सुरती, मेशाना, इसी कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया बफेलो का इंडिजियस ब्रीड। अगर हम लोग एक्सोटिक ब्रीड को देखते हैं कि एक्सोटिक ब्रीड कौन है भाई, तो काऊ का एक्सोटिक ब्रीड आपको मिलेगा। देखिए बफेलो का एक्सोटिक ब्रीड नहीं मिलेगा, क्योंकि बफेलो का जो मूल है ना वो एशियन ही है ना। और जनरली क्या होता है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जनरली यही सब जगह मिलता है। बाहर यूरोपियन कंट्रीज में बफेलोस नहीं मिलते, उनका वो एडेप्टेशन इस लेवल का नहीं है ना। तो इसीलिए बफेलो का ये दोनों ब्रीड आपको नहीं मिलने जा रहा है। इसका जब भी मिलेगा तो इंडिजियस ब्रीड ही मिलना है आपको। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड का, तो काऊ का एक्सोटिक ब्रीड इंपॉर्टेंट है, दैट इज जर्सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड माना जाता है। आप कह सकते हैं हॉल्स्टीन फ्रीशियन, हॉल्स्टीन फ्रीशियन इंपॉर्टेंट ब्रीड माना जाता है। उसी तरह से आप रेड डेन कह सकते हो, आप ब्राउन स्विस कह सकते हो। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की वैरायटी है। रेड डेन हो गया, है ना, इटीसी कर देता हूँ। तो ये सब क्या हो गया? एक्सोटिक ब्रीड है काऊ का। फिर फाइनली दोनों ब्रीड को मिला करके बनाया गया है ना। जैसे करन स्विस हो गया, फ्रेसिवाल हो गया, ब्राउन स्विस हो गया। जैसे करन स्विस, ये देख रहे हो, ये जो ब्राउन स्विस और करन दोनों को मिला करके बनाया गया, करन स्विस बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। फ्रेसिवाल हो गया, ये फ्रीशियन और साहिवाल का कॉम्बिनेशन है ना। तो इस तरह से
etc मैं कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा काऊ का वेरियस ब्रीड्स। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप डेयरी मैनेजमेंट करते हो तो डेयरी मैनेजमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डेयरी मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो वो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्या भाई, तो जैसे उनका सेटिंग, मतलब आप उसको कहाँ रख रहे हो, सेट कैसा है उसका, आप कह सकते हो कि आप फीडिंग कैसा करवा रहे हो उसका, ग्रूमिंग कैसा हो रहा है उसका, सैनिटेशन का व्यवस्था क्या है ना, आप हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जो इस सारे सिस्टम को हैंडल करता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली डेयरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। उससे रिलेटेड स्पेशली उसमें मैं बताऊंगा आपको ब्रीडिंग्स वगैरह के बारे में कि एनिमल्स का ब्रीडिंग का क्या लेवल है, ये सब भी हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए।